नमस्कार, जय श्री कृष्ण। स्वागत है आपका मेरा एक और इस नए वीडियो में। तो आज हम जानेंगे कि ग्रहों की डिग्रियां क्या होती हैं। आप सभी ने अपनी कुंडली देखी होगी, है ना, कुंडली का चार्ट देखा होगा। उसके अंदर अगर आप देखेंगे कि कोई भी जो ग्रह है, जैसे सूर्य, मंगल, केतु, शुक्र, शनि, इन सब के ऊपर एक डिग्री लिखी हुई होती है। अगर आप छोटा छोटा नंबर देखेंगे, कुछ 5 नंबर लिखा होगा, कोई 25 नंबर लिखा होगा, तो ये जो छोटा छोटा नंबर होता है कुंडली में, ये क्या होता है? ये ग्रहों की डिग्रियां होती हैं। अब सवाल मन में ये आ सकता है कि डिग्रियां को क्या महत्व होता है कुंडली में। तो जैसे अभी तक हम कुंडली पढ़ते हुए आ रहे हैं, अगर आप सारे वीडियोस आप देखते हुए आ रहे हो तो आपको समझ में आ गया होगा। एक कुंडली को रीड करने के लिए ग्रहों की डिग्री भी इम्पॉर्टेंट होती है। तो जैसे कि हमने पहले ये समझा कि 12th हाउस क्या होते हैं कुंडली में, फिर स्पेसिफिक हाउस किस बारे में बताता है, फिर राशि क्या होती है, राशि का स्वभाव क्या होता है, राशि के स्वामी क्या होते हैं, उन स्वामी का स्वभाव क्या होता है, राशि किस तत्व की होती है, और ग्रहों की दृष्टियाँ क्या होती हैं और कितनी होती हैं। अब ये समझते समझते अब हम डिग्री पे आते हैं। तो ये सब देखते हैं कुंडली को एक रीड करने के लिए, और डिग्रियां भी देखते हैं। बिना डिग्री के हम ये समझ नहीं पाएंगे कि उस ग्रह में कितनी पावर है, कितना बल है। ज्योतिष में ग्रहों को 4 अवस्था में बांटा गया है, 4 स्टेज में। कौन कौन सी स्टेज है? पहली स्टेज होती है बाल्य अवस्था, सबसे बाल्य अवस्था मतलब जैसे बच्चा होता है छोटा, ऐसा। फिर आती है किशोर अवस्था, फिर आती युवा अवस्था, और फिर वृद्ध अवस्था। अब आप इस चीज़ को देख के समझ गए होंगे, जैसे कि एक इंसान का जीवन होता है, जैसे उसके लाइफ में स्टेजेस होती हैं कि पहले छोटा बच्चा होता है, एकदम शिशु होता है, फिर बड़ा होता है, फिर युवा बनता है, फिर वो वृद्ध की तरफ जाता है एंड ख़त्म। देन चीज़ें ऐसे सर्कल ऐसे स्टार्ट रहता है। उसी प्रकार ग्रहों में भी स्टेजेस बताई गई हैं। तो कुंडली में 12 हाउसेज हैं और प्रत्येक हाउस 30-30 डिग्री का है। जैसे 12 राशियां हैं और 12 राशियां पूरी टोटल 12 राशियां मिला के 360 डिग्री का एक सर्कल बनाती हैं। तो आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि हर राशि, प्रत्येक 12 राशि है और हर एक राशि 30 डिग्री की होती है, यानी कि एक जो हाउस होता है कुंडली का वो 30 डिग्री का होता है। तो ज्योतिष में इन डिग्रियों को मापने का एक तरीका बताया गया है। अब कैसे इनको कैटेगराइज किया गया हुआ है, जैसे 0 डिग्री से 6 डिग्री के बीच में, या 6 से जो भी कम होगा, जैसे 5 हुआ, 4 हुआ, 1, 2। अब इस कोई भी प्लैनेट, कोई भी ग्रह अगर 0 से 6 डिग्री का उस पर लिखा हुआ है तो उसको हम बाल्य अवस्था में काउंट करेंगे। बाल्य अवस्था में मतलब कि उसका जो इफेक्ट जातक के जीवन में, डिग्रियाँ क्या बताती हैं? डिग्रियाँ बताती हैं कि जातक के जीवन में जब भी दशा, महादशा, अंतरदशा या कुछ भी आएगी तो जातक के जीवन में प्रभाव कितना पड़ेगा उस ग्रह का। जैसे सपोज करो कि मंगल ग्रह है, मंगल का स्वभाव क्या? उग्र स्वभाव है क्या? लेकिन मंगल पूरे उग्र स्वभाव ही देगा या कम देगा, कितना देगा? तो ये सब जो डिसाइड होता है वो डिग्री से डिसाइड होता है कि उसकी अवस्था, उस प्लैनेट की अवस्था कौन सी अवस्था है, बाल्य अवस्था है, किशोर, युवा या वृद्ध अवस्था है। तो सपोज करो जैसे मंगल 0 डिग्री से लेकर 6 डिग्री के बीच का हुआ तो उसकी जो अवस्था होगी वो बाल्य अवस्था होगी, यानी कि उसका जो प्रभाव होगा जातक के जीवन में वो कमज़ोर होगा, क्योंकि बच्चे में इतनी पावर नहीं होती है ना। तो जिस प्रकार से इसको हमको समझना है। फिर 6 डिग्री से 18 डिग्री के बीच का अगर नंबर आ रहा है कोई भी, तो उसको मध्यम, उसके अंदर पावर जो होगी वो मध्यम पावर होगी। अब आप बोलेंगे कि 0 से 6, फिर 6 से 18, तो 6 जो नंबर है उसको हम कैसे समझेंगे कि वो मध्यम में चला गया या कमज़ोर हो गया है? तो ज्योतिष में ये बताया गया है कि जैसे एक अवस्था बदलती है, जैसे 6 नंबर आएगा ग्रह की अवस्था बदलनी शुरू हो जाएगी, तो उसको गिना जाएगा मध्यम में, क्योंकि वो आगे की तरफ बढ़ रहा है, घट नहीं रहा है। तो उसको 6 पे गिना जाएगा कि 6 आ गया तो उसको मध्यम में ही गिना जाएगा। 5 तक उसको हम गिनेंगे इस वाली कमज़ोर कैटेगरी में गिनेंगे उसको, है ना। और 6 पे आते ही उसका रूप बदलना शुरू हो जाता है। अब आप समझेंगे कि इसको ऐसे कैसे वैसे, तो इसका सिंपल सा एक रूल है ज्योतिष का, जो बेसिक, जो फंडामेंटल्स, मैं अभी तक सारे वीडियोस में ये बताती हुई आई हूँ कि जो भी बेसिक, जो भी फंडामेंटल्स हमारे ऋषियों ने बनाए हैं जिस तरह से, हमें उसको वैसा ही समझना पड़ता है। एक बार बेसिक क्लियर हो जाएंगे, समझ में आ जाएंगे, उस पर हम प्रिडिक्शन दे सकते हैं। तो ये तो हमें एज इट इज़ ही समझने पड़ते हैं। अब 18 डिग्री से 25 डिग्री पे
के बीच का कोई भी प्लैनेट होता है, उसका जो भी नंबर आ रहा है, वो अवस्था हो जाएगी युवा अवस्था। युवा अवस्था में उसको जो प्रभाव होगा वो बहुत ही पावरफुल होगा। जातक के जीवन में उसको जो प्रभाव पड़ेगा बहुत ही ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। तो जो भी कहते हैं ना कि जब किशोर अवस्था होती है, युवा अवस्था होती है, तो एनर्जी लेवल अच्छा होता है। सेम एज इट इज़ ग्रहों के साथ भी है। फिर 25 डिग्री से 30 डिग्री के बीच में वो वृद्ध अवस्था में गिना जाएगा और उसका जो बल होगा वो कम हो जाएगा। अब ये आपने समझ लिया, आप इसको एग्जाम्पल की तरह समझते हैं ताकि याद रखने में ईजी रहेगा। सपोज करो किसी की कुंडली में मेष राशि में सूर्य उच्च का होता है, ठीक है। मैंने आपको ये भी बताया था कि कौन सी राशि में कौन सा ग्रह उच्च का होता है और कौन सा नीच का होता है। तो हम एग्जाम्पल के साथ इसको समझ रहे हैं। मेष राशि है, 1 नंबर की राशि, और उसके अंदर सूर्य ग्रह बैठा हुआ है। अब अगर सूर्य ग्रह पे डिग्री चेक करो तो चेक करोगे 5 डिग्री लिखी हुई है, ठीक है। अब सेम एज इट इज़ किसी दूसरे की कुंडली में, अपने भाई बहन की कुंडली में या अपने रिलेटिव्स फैमिली में किसी की भी आप कुंडली देखिए और उसमें भी अगर सूर्य मेष राशि में है, मतलब एग्जाम्पल के लिए है, सूर्य किसी भी राशि में हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन अगर इसको समझने के लिए हम समझें तो सपोज करो कि दोनों की राशियाँ एक है, दोनों का सूर्य भी दोनों के सूर्य का प्लेसमेंट भी मेष राशि में है, लेकिन एक जने का सूर्य 5 डिग्री का है, दूसरे का सूर्य 20 डिग्री का है। अब इसको कैसे समझाना, देखो अब आप सोचेंगे कि जब भी सूर्य की दशा आई या कुछ भी बात सपोज करो आप सोचेंगे कि सूर्य की दशा या महादशा आई तो दोनों को बराबर फल मिलेगा। दोनों का सूर्य तो भाई मेष राशि में है, उच्च का बैठा है, तो अच्छा ही फल मिलेगा, सरकारी नौकरी भी लग जाएगी, और दोनों का सूर्य का प्लेसमेंट अच्छा है, आत्मविश्वास बहुत होगा, आत्मबल बहुत होगा और लीडरशिप की क्वालिटी भी बहुत अच्छी होगी। तो सूर्य से हम ये सब पता करते हैं। गवर्नमेंट जॉब भी देखनी होती है तो हम सूर्य से ही देखते हैं। अब उसमें बल कितना है वो डिपेंड करता है कि जातक के जीवन में उसका प्रभाव कितना प्रतिशत पड़ेगा। तो दोनों की कुंडली दोनों का एग्जाम्पल हमारे सामने है। अब क्या होगा, जब भी सूर्य का टाइम आएगा, दशा महादशा अंतरदशा जो भी आएगी वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि दशा क्या होती है। तो इन चीज़ों को ये आगे पढ़ेंगे, इसलिए हम पहले वाला ये पढ़ रहे हैं कि डिग्री क्या होती है, ठीक है। तो यहाँ से हम समझेंगे कि जिसकी 5 डिग्री का सूर्य है उसका आत्मबल, उसका आत्मविश्वास और उसके चांसेस लीडरशिप क्वालिटी के वो कम हैं, क्योंकि उसमें इतना बल नहीं है सूर्य में। लेकिन जिसका 20 डिग्री है, जिसका युवा अवस्था पे सूर्य है, उसके अंदर प्रभाव ज़्यादा है, वो पावरफुल प्लैनेट है। तो उसके जातक के जीवन में सूर्य का प्रभाव बहुत अच्छा होगा, उसका आत्मविश्वास अच्छा होगा, उसकी मान प्रतिष्ठा अच्छी होगी, उसके लाइफ में लीडरशिप की क्वालिटी होंगी। ये सब जो भी सूर्य के मैंने आपको स्वभाव बताए थे वो सब उसमें होंगे। इस तरीके से देखा जाता है, डिग्री से पता चलता है कि कितना प्रभाव जातक के जीवन में पड़ेगा या कितना कम पड़ेगा। तो केवल कुंडली में सिर्फ ये देख लेना सही नहीं होता कि उच्च का बैठा है तो इसका मतलब सूर्य तो एकदम पावरफुल पोजीशन में आ गया। नहीं, उच्च और नीच का ये भी देखते हैं, ये भी देखेंगे उसकी डिग्री कितनी है, किस अवस्था का वो प्लैनेट है, क्या उसके वो प्रभाव दे रहा है। अब सपोज करो जैसे हमने अभी यहाँ पे एक मेष राशि का लिया जो उच्च का है। अब बात करते हैं सूर्य किसी भी राशि में हो, है ना, उच्च और नीच को छोड़ के किसी भी और दूसरी राशि में हो, जैसे मिथुन राशि में हो, कन्या राशि में हो, किसी भी राशि में अगर सूर्य के प्लेसमेंट होती है वहाँ पे उच्च और नीच का नहीं होता। अब वहाँ पे सूर्य है, लेकिन सूर्य के साथ और भी प्लैनेट्स है, शुक्र भी है, बुध भी है, तो 3-4 प्लैनेट एक ही राशि में बैठे हुए हैं। अब इसके अगर निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, अब इसको थोड़ा सा और डीप में जाके हम समझेंगे। अब जब सारे प्लैनेट्स किसी भी एक राशि में बैठे होते हैं तो ज्योतिष में इसे ग्रह युद्ध की सिचुएशन बताई गई है। ग्रह युद्ध क्या होता है कि जब एक ही राशि में 2-3 प्लैनेट्स बैठे होते हैं तो उनके बीच में ग्रह युद्ध होता है। अब ज्योतिष में ये ग्रह युद्ध को कैसे डिफाइन किया गया है कि जैसे सूर्य है, सूर्य को ग्रह युद्ध से अलग रखा गया है। क्यों? क्योंकि सूर्य राजा है, सूर्य में प्रकाश है और उसी के प्रकाश से सारे ग्रह प्रकाशित हैं। तो जिससे सब प्रकाशित है वो ग्रह युद्ध का हिस्सा नहीं होता, ठीक है ना। जैसे राजा, तो राजा को बाहर रखा, राजा नहीं लड़ता, लड़ाई होती है तो प्रजा लड़ती है, उसके सैनिक लड़ते हैं, लेकिन राजा नहीं लड़ता है। तो सूर्य राजा है। सूर्य को कोई प्रभावित नहीं कर सकता कोई भी ग्रह, है ना। सूर्य अपना आप में राजा है, वो खुद प्रकाश का स्रोत है। सूर्य किसी से नहीं दबता, सूर्य की क्वालिटी होती है कोई उसको दबा नहीं सकता। तो कोई भी 3-4 प्लैनेट भली बैठ जाए, उनकी कोई भी क्वालिटी सूर्य को नहीं दबा सकती।
ग्रहण की बात अलग है, राहु और केतु ग्रहण अलग है, वो ग्रहण लग जाता है वो अलग है, लेकिन और जो दूसरे प्लैनेट हैं उस सूर्य को नहीं दबा सकते। अगर कोई भी ग्रह सूर्य से टकराएगा तो वही हारेगा, सूर्य हारता नहीं है। तो यहाँ पे इसलिए सूर्य की इतनी सारे क्वालिटीज़ को देख के सूर्य को इस युद्ध से बाहर रखा गया है। जो चंद्रमा है वो एक उपग्रह है, तो उसकी क्या होती है ना, स्थिति बदलती रहती है। स्थिति कैसे बदलती है, 15 दिन 15 दिन चंद्रमा बढ़ता है और 15 दिन के बाद वो घटना शुरू हो जाता है। तो कोई एक स्टेबल उसका स्थिति नहीं है कि उसको भी इस ग्रह युद्ध में शामिल किया जाए। ज्योतिष में ऋषियों ने भी चंद्रमा को और सूर्य दोनों को ग्रह युद्ध से बाहर रखा गया है। सिर्फ इसमें 5 ही ग्रह रखे हैं। राहु और केतु का कोई भौतिक स्वरूप नहीं होता है, इसलिए उनको इस ग्रह युद्ध की श्रेणी में नहीं रखा गया है। चंद्रमा की स्थिति देखो, अमावस्या पे पूर्णिमा पे, जैसे अमावस्या पे पूरा ब्लैक हो जाता है, पूर्णिमा पे पूरा एकदम फुल मून होता है, तो उसकी स्थितियां पर डिपेंड करता है। ज्योतिष में ये भी बताया गया है कि चंद्रमा को उसकी कलाओं के बल पे देखा जाता है कि कौन सी कला है। कला का मतलब ये होता है, जैसे उसमें चंद्रमा में 16 कलाएं होती हैं। 16 कलाओं का मतलब क्या होता है कि दिन चंद्रमा फुल मून पे होता है, फुल मून होता है ना, उसका पूरा रूप, चंद्रमा का पूरा रूप होता है और उसके बाद वो घटना शुरू होता है। कलाएं जो होती है एक एक चंद्रमा का फेज होती हैं। पहले इतना पतला होता है, फिर मोटा, फिर करते करते एकदम बड़ा होता है। तो जो कला है वो चंद्रमा के फेज हैं। अब चंद्रमा का जितना प्रकाश होता है उसकी ऊर्जा उतना होता है। चंद्रमा अगर आधा है तो उसका प्रकाश आधा हो गया, वो और कम हो गया तो उसका प्रकाश और कम, उसकी ऊर्जा कम हो गई। इसलिए भी चंद्रमा को ग्रह युद्ध से बाहर रखा गया है, क्योंकि उसकी ऊर्जा स्थायी नहीं है। पूरा मून है तो फुल एनर्जी है, आधा है तो आधी एनर्जी हो गई, और घटता गया, कम होता गया, पतला सा हो गया तो उसकी एनर्जी और कम होती चलेगी। तो इस वजह से उसको भी ग्रह युद्ध से बाहर रखा गया है। तो ग्रह युद्ध देखने के लिए हम डिग्री का अंतर देखेंगे। क्या देखेंगे, डिग्रियों के बीच में डिफरेंस कितना है, उससे हम पता करेंगे। अब ज्योतिष में ये बताया गया है कि ग्रह युद्ध तब होता है जब 2 ग्रह या 2 से ज़्यादा ग्रह एक ही राशि में हो और उनके बीच का अंतर 10 डिग्री से कम आ रहा हो। 10 डिग्री आपको याद रखना है कि 10 डिग्री से अगर कम आ रहा हो तो इनके बीच में ग्रह युद्ध होगा। अगर 10 डिग्री के ऊपर जा रहा है, 11, 12, 15, तो उन ग्रहों के बीच में ग्रह युद्ध नहीं होगा। अब इसको एग्जाम्पल के तरह से समझते हैं। सपोज करो किसी एक राशि में, यहाँ पे सिर्फ कोई भी राशि है, लेकिन अब राशि की ये नहीं कि पर्टिकुलर वृश्चिक को, मिथुन को, कोई भी राशि है, उस राशि में 3 ग्रह बैठे, सूर्य, बुध और शुक्र। सूर्य 28 डिग्री पर है, ठीक है। पहले तो हमें क्या समझ में है 28 डिग्री पे, तो यानी कि ये तो हो गई वृद्ध अवस्था, तो इसका बल कितना हो गया, कम हो गया। अब बात करते हैं बुध है 13 डिग्री पे, 13 डिग्री पे, तो 13 डिग्री कौन सी कैटेगरी में आ जाता है, मध्यम। तो इसका बल कितना है, मध्यम बल है, अच्छा बल है, बहुत कम भी नहीं है, बहुत ज़्यादा भी नहीं है। शुक्र यहाँ पे 17 डिग्री का हो गया, कौन सी कैटेगरी हो गई, मध्यम, तो ये भी मध्यम हो गया। बुध भी मध्यम पावर का प्लैनेट हो गया, है ना। और जो सूर्य हो गया वो कौन सी अवस्था पे आ गया, वो वृद्ध अवस्था पे, यानी थोड़ा कमज़ोर हो गया, लेकिन अस्त अभी भी कर सकता है। क्यों, क्योंकि उसके अंदर ऊर्जा है, पावर है। यह हमको पहले देखना है, पहले हम अस्त बाद में देखते हैं या अप अस्त पहले देख लो। ग्रह युद्ध और अस्त, ये दोनों चीज़ें इसमें देखनी पड़ेंगी। तो पहले हम ये देखेंगे कि चलो एक ही राशि में अगर 3 प्लैनेट बैठ भी गए हैं तो क्या इनके बीच में ग्रह युद्ध हो रहा है। अब ग्रह युद्ध होगा तो क्या होगा कि उस जातक को उसका फल ही नहीं मिल पाएगा, आपस में ग्रह झगड़ते रहेंगे। अब इसमें ज्योतिष में ये भी कहा गया है कि जब आपस में ग्रहों के बीच में युद्ध होता है तो जिसकी पावर ज़्यादा होती है वो जीतता है, जिसकी पावर कम होती है वो हमेशा हारता रहता है। तो हारने से क्या होगा कि जैसे सपोज करो कि इसको एग्जाम्पल की तरह समझते हैं। जैसे सपोज करो सूर्य तो इनसे बाहर होता है, ठीक है, सूर्य तो ग्रह युद्ध में आता ही नहीं है, तो सूर्य को तो हमने पहले बाहर कर दिया। शुक्र और बुध के बीच में ग्रह युद्ध के नियम आ रहे हैं सामने। अब पहले हमें ये देखना है कि 10 डिग्री का जो हमने पढ़ा था, जो हमने समझा था कि 10 डिग्री का अंतर, 10 से कम डिग्री का अंतर हुआ तो ग्रह युद्ध होगा, लेकिन 10 से ऊपर गया तो ग्रह युद्ध नहीं होगा। तो क्या वो 10 के अंदर आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो बुध का कितना 13 डिग्री था, शुक्र का कितना था 17 डिग्री। 17 में से 13 डिग्री माइनस हुआ, कितना बचा 4 डिग्री। तो 4 डिग्री किस कैटेगरी में आ रहा है, 10 डिग्री के अंदर आ रहा है ना। 1 से लेकर 10, तो ये 4 पे आ रहा है। तो इसका मतलब ग्रह युद्ध तो यहाँ पे हो गया तय।
अब इसमें जीतेगा कौन, किसकी पावर ज़्यादा जातक पे हावी रहेगी, बुध की या शुक्र की। मैंने बताया था कि जिस ग्रह की डिग्री ज़्यादा होती है वही जीतता है। तो यहाँ पे डिग्री किसकी ज़्यादा है, शुक्र की, क्योंकि वो 17 डिग्री पर है ना। तो यहाँ पे शुक्र का प्रभाव उस पर ज़्यादा रहेगा, लग्जरी चीज़ों का प्रभाव उस पर ज़्यादा रहेगा। बुद्धि भी यूज़ होगी, लेकिन पहले अगर बात आ जाए कि लग्जरी चीज़ का भोग करने की, तो उसके अंदर चाह पहले लग्जरी चीज़ों के लिए प्रति आएगी, बाद में हो सकता है वो अपनी बुद्धि यूज़ करे। तो कुछ इस तरीके से रिजल्ट निकल के आते हैं। तो यहाँ तक आपको डिग्रियां समझ में आ गई, किस तरह से हम डिग्री को समझें। अब ग्रह युद्ध तक हम समझ गए। अब हम एक बार एक चीज़ और समझ लेते हैं कि एक ही राशि में अगर प्लैनेट का कंजक्शन हो तो उनको कैसे समझा जाए ज्योतिष के अकॉर्डिंग। दूसरा ये भी देखना होता है कि कोई प्लैनेट सूर्य से अस्त तो नहीं हो गया, कंबस्ट तो नहीं हो गया, ये भी देखना पड़ता है। तभी हम एक प्रेडिक्शन निकालेंगे कि उस स्पेसिफिक हाउस से इतने सारे प्लैनेट बैठे हुए हैं, तो वहाँ से रिजल्ट क्या देखने को मिल रहा है, वहाँ से रिजल्ट आएगा क्या। ये सब समझने के लिए पहले हमें छोटी छोटी चीज़ों को समझना पड़ता है। अब जैसे हमने डिग्री समझ ली, अब हमने ये भी समझ लिया कि कैसे डिग्री का इफेक्ट जातक पे पड़ता है और ग्रह युद्ध क्या होता है। अब हम ये देखेंगे कि सूर्य किसी ग्रह को अस्त कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अस्त के क्या डेफिनेशन होती है, कंबस्ट की क्या डेफिनेशन होती है। ज्योतिष में सूर्य के पास अगर कोई ग्रह बैठा है तो वो कैसे अस्त हो जाता है। तो उसका एक सिंपल सा तरीका है। जैसे आप सोलर सिस्टम आपने देखा होगा, हमारा सौर मंडल, सबसे पहले सूर्य है, सूर्य के पास आप देखेंगे तो मरक्यूरी है, बुध है, बुध के बाद पृथ्वी, पृथ्वी के बाद शुक्र और उसके बाद ग्रह, सबसे लास्ट में आप देखेंगे तो शनि ग्रह है। तो सूर्य का जो प्रकाश होता है, सूर्य का जो तेज होता है वो सबसे पहले कहाँ पे लगता है, बुध पे। तो इसको कहते हैं अस्त होना। अगर इतना प्रकाश सूर्य का है और बुध उसके बिल्कुल नज़दीक है, निकट है, तो क्या होगा कि बुध कहीं ना कहीं उसके सामने दब जाएगा। इसी प्रकार वीनस उससे थोड़ी सी दूरी पर है, तो उसका जो इफेक्ट है सूर्य का वो थोड़ा वीनस पे भी जाएगा। शनि एकदम लास्ट में है तो उस पर बहुत लेट या बहुत कम जाएगा। ठीक है, इस तरह से देखा जाता है। तो हमने सोलर सिस्टम के माध्यम से चीज़ को समझा। अब इसको ज्योतिष में चीज़ समझते हैं कि ज्योतिष में कहा गया है कि जितने भी ग्रह सूर्य के पास हैं और पास होते होते दूर जा रहे हैं, उनके जो बीच की जो अलग अलग डिग्रियों पे मापा गया है। तो ये डिग्री भी आपको याद रखनी पड़ेगी कि सूर्य से अगर बुध इतनी डिग्री पर है तो ही अस्त माना जाएगा, इतनी डिग्री से ऊपर है तो अस्त नहीं माना जाएगा। उसी प्रकार सूर्य से शुक्र की कितनी डिग्री पे अस्त माना जाएगा, कितनी डिग्री के ऊपर चला गया तो अस्त नहीं माना जाएगा। तो ये भी चीज़ समझनी पड़ती है। और सूर्य से जहाँ पे भी सूर्य का प्लेसमेंट होता है वो एक घर आगे और एक घर पीछे कुंडली में, वहाँ पे भी अस्त करता है जो भी ग्रह बैठे हुए होते हैं। तो ये भी चीज़ समझनी पड़ेगी। ज्योतिष में बताया गया कि सूर्य कभी अस्त नहीं होता, उसके पास बैठे हुए ग्रह जो होते हैं वो अस्त होते हैं, लेकिन सूर्य अस्त नहीं होता, क्योंकि सूर्य खुद ही प्रकाश का स्रोत है, खुद ही वो राजा, उसमें क्वालिटीज़ हैं, तो वो अस्त नहीं होगा। लेकिन उसके पास पहले बैठे हुए ग्रह उसके प्रकाश से अस्त हो सकते हैं। अब आपको यहाँ पे जो डिग्रियां हैं ग्रहों के, कैसे अस्त होगा, किस पॉइंट पे जाके अस्त होगा, कौन सी डिग्री पे अस्त हो जाएगा, ये आपको याद करनी पड़ेगी, ये आपको समझना पड़ेगा, है ना। तो जैसे ज्योतिष में बताया गया है कि जो बुध है 12 डिग्री से अगर अंतर कम आ रहा है, जैसे कैसे सूर्य 28 पर है, जैसे 28 डिग्री है, तो दोनों की डिग्री के बीच का जो डिफरेंस आएगा उस पर मैटर कर रहा है। तो ज्योतिष में ग्रहों के अनुसार डिग्री बदलती हैं और हर ग्रह की अलग अलग डिग्रियां तय की गई हैं, तो फिक्स्ड हैं और उनको वैसे याद रखना पड़ेगा। यहाँ पे पहले लेते हैं हम बुध को, क्योंकि बुध सबसे निकट है सूर्य के, और ज़्यादातर ना कुंडलियों में देखोगे कि सूर्य बुध का कॉम्बिनेशन होता है, जो बुध आदित्य योग का निर्माण करता है। लेकिन ज़्यादातर कुंडलियों में बुध अस्त हो जाता है, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा निकट सूर्य के है, तो चांसेस बहुत रहते हैं कि वो अस्त है। तो अब हमें ये देखना है कि किसी कुंडली में बुध अस्त है कि नहीं है। तो यहाँ पे बताया गया कि अगर 12 डिग्री से कम का आ रहा है, जैसे दोनों का, अब ये कैसे आ रहा है, कम कैसे निकालेंगे, मैंने आपको अभी जस्ट बताया कि दोनों ग्रहों के बीच की डिग्रियां का डिफरेंस जो होता है, हम डिफरेंस की बात कर रहे हैं, आप कंफ्यूज मत होइएगा, हम डिफरेंस की बात कर रहे हैं। तो बुध का डिफरेंस सूर्य से अगर 12 डिग्री से कम है तो वो अस्त हो जाएगा। लेकिन जैसे 12 डिग्री के ऊपर हो गया, 13 हो गया, 14 हो गया, तो वो अस्त नहीं माना जाएगा।
ठीक है। तो कोई भी डिग्री जो मैं आपको बता रही हूँ वो सूर्य से अगर कम है तो ही अस्त है, उस नंबर से अगर जो भी डिग्री का नंबर है उससे ऊपर जा रहा है तो वो अस्त नहीं होगा। अब सेकंड एग्जांपल से समझते हैं। शुक्र लगभग सूर्य से अगर 10 डिग्री से कम है, 5, 6, 7, तो वो अस्त हो जाएगा। लेकिन वो 10 डिग्री के ऊपर है, 11, 12, तो वो अस्त नहीं माना जाएगा। मंगल ग्रह अगर सूर्य से 17 डिग्री के अंदर अंदर आ रहा है तो वो अस्त हो जाएगा। 17 से बाहर जाएगा तो वो अस्त नहीं कहलाएगा। गुरु 11 डिग्री से कम आ रहा है तो वो अस्त होगा, लेकिन 11 डिग्री से बाहर है तो वो अस्त नहीं माना जाएगा। शनि 15 डिग्री से अगर कम का आ रहा है सूर्य के पास में तो वो अस्त माना जाएगा। कौन? शनि। मैंने कहा सूर्य कभी अस्त नहीं होता, ग्रह अस्त होते हैं। लेकिन वही शनि अगर 15 से ऊपर जा रहा है डिग्री में तो वो अस्त नहीं होगा। अब इसको एग्जाम्पल की तरह से समझते हैं। अब आप ये तो आपको डिग्रियाँ इस तरह से आपको याद करनी है और एज इट इज़ ही याद करनी है कि हर ग्रह की अलग अलग डिग्री पे उसको फिक्स्ड किया गया है कि अगर इतनी डिग्री हुई तो वो सूर्य से अस्त होगा, इतनी डिग्री हुई तो वो सूर्य से अस्त नहीं होगा। अब आप सोचेंगे कि इसको कैसे अप्लाई करें, तो देखो यहाँ पे ये देखने वाली बात है कि सूर्य की डिग्री कितनी है। तो यहाँ पे अगर सूर्य 20 डिग्री का हुआ और बुध 30 डिग्री का हुआ तो अब हम कैसे देखेंगे कि अस्त है कि नहीं है। देखो पहला नियम ज्योतिष का कहता है कि आप पहले तो ये चेक करो कुंडली में डिग्री क्या है, डिग्री कितनी किस लेवल पर है, कौन सी स्टेज पर है। फिर चेक करो कि ग्रह युद्ध हो रहा है कि नहीं हो रहा है। फिर चेक करो कि सूर्य से उस ग्रह की दूरी कितना डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ग्रह युद्ध की स्थिति तो बन नहीं रही, क्योंकि सूर्य और बुध, अगर हम सिर्फ 2 प्लैनेट की बात करें, किसी राशि में सिर्फ सूर्य और बुध हो तो उनके बीच में ग्रह युद्ध नहीं होगा। अब ग्रह युद्ध तो हट गया, चलो अब ग्रह युद्ध के बाद क्या आया कि अब हमें ये देखना है कि अस्त है कि नहीं है। तो अस्त देखने के लिए क्या करेंगे, सूर्य के से 20, बुध की 30 डिग्री, दोनों के बीच का डिफरेंस कितना आ रहा है 10 डिग्री। मैंने यहाँ बताया था आपको बुध की अगर 12 डिग्री तक है ना, 12 डिग्री से कम होता है तो ही वो सूर्य से अस्त माना जाएगा। तो यहाँ पे 10 डिग्री आ रहा है तो ये इसका मतलब ये तो यहाँ पे अस्त हो गया, सूर्य के सामने बुध अस्त हो गया। तो सूर्य की ऊर्जा ज़्यादा रहेगी जातक के जीवन में, बुध की उससे थोड़ी कम रहेगी। अब ज्योतिष का नियम एक और ये भी कहता है कि भले वो अस्त हो गया हो, लेकिन अगर बुध अपनी स्व राशि में बैठा हो, अपने मित्र की राशि में बैठा हो, तो चांसेस हैं कि वो इतना, उसकी पावर इतनी कम नहीं होगी, जितनी पहले हो रही थी उतनी नहीं होगी। लेकिन अगर वही बुध किसी और राशि में बैठा हो, अपनी शत्रु राशि में बैठा हो या अपने किसी और राशि में बैठा हो जहाँ उसके मित्र की नहीं है, जहाँ उसकी स्व राशि नहीं है, तो डेफिनेटली सूर्य का पावर हाई रहेगा। लेकिन अगर बुध अपनी राशि में बैठा है, अपने मित्र की राशि में बैठा है, तो बुध का भी पावर हाई रहेगा, ऊपर रहेगा। मतलब इतना हाई भी नहीं रहेगा, सूर्य से दबेगा लेकिन कम दबेगा। जहाँ पे वो पहले इतना दब रहा था वहाँ पे वो बस इतना दबेगा। तो ये सिचुएशन निकल के आती है। तो कहने का मतलब है कि सूर्य का प्रभाव भी आएगा और बुध का प्रभाव भी जातक के जीवन में देखने को मिलेगा, जो कि एक अच्छा कॉम्बिनेशन होता है। मतलब उसकी बुद्धि भी यूज होगी, ऐसा नहीं होगा कि वो अपनी बुद्धि में दब जाएगा। तो यहाँ पे एक ज्योतिष का नियम एक और कहता है कि अगर उस ग्रह पे किसी भी शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ रही हो, जैसे गुरु की दृष्टि पड़ रही हो, तो उसका बल और थोड़ा बढ़ जाएगा। तो इस तरह से देखा जाता है कि प्लैनेट की सिचुएशन क्या है, कंडीशन क्या है, उनकी स्थिति क्या बता रही है, वो किस अवस्था में है, किन ग्रहों से दृष्टि में है, ये सब देखना पड़ता है। उसके बाद हम प्रेडिक्शन को लिखते हैं कि ऐसा 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 होगा। इसमें एक लास्ट चीज़ और ध्यान रखिएगा, किसी भी कुंडली में 3 या 3 से ज़्यादा ग्रह अस्त हो रहे हों सूर्य से, तो वह मनुष्य निष्क्रिय हो जाता है, वो कुछ काम ही नहीं करेगा अपने जीवन में, उसका जीवन बेकार जीवन हो जाएगा। तो कभी भी ऐसे जो कंजक्शंस होते हैं वो बहुत बेकार कंजक्शंस होते हैं कुंडली में, तो हमें ये सब भी देखना पड़ता है। तो आई होप कि आपको यहाँ तक ये वीडियो काफ़ी समझ में आया होगा। कुछ इन्फॉर्मेटिव लगे, अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में जय श्री कृष्णा ज़रूर लिखिएगा। फिर मिलते हैं किसी और एक वीडियो में, और नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि दशा क्या होती है। तो अभी तक हमने डिग्री समझ ली, अब इसका यूज़ कहाँ होता है। जब भी दशा आएगी वो प्लैनेट, वो ग्रह कितना असर देगा, इतना देगा, इतना देगा या इतना प्रभावशाली होगा, तो वो उसका पता चलता है दशा में। तो नेक्स्ट हम समझेंगे कि दशा क्या होती है। सभी ग्रहों की अलग अलग दशा होती है। तो
मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, जब तक के लिए जय श्री कृष्णा।